नमस्कार। मैं उषा कुशवाहा अपनी इस चैनल कहानी कमल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनिए मशहूर लेखिका निशिपाल सूरी जी की लिखी कहानी। मिसेज सूरी आईसीएससी हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं। इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित एवं चर्चित हुई हैं। आप अनेकों साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सम्मानित भी होती रहती हैं। अतः ऐसी वरिष्ठ लेखिका की कलम से निकली कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लें ताकि चैनल पर आने वाली ऐसी ही सुंदर साहित्यिक कहानियों का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है मेरा आसमान। बचपन की अनेक यादें आज जीवन के अंतिम अवस्था में भी जस की तस है। मेरा बचपन बड़ा ही आनंदमय था। हम सब मौसेरे, ममेरे और फुफेरे 16 भाई बहन थे। हमारा काम था दिन भर खेलना, घूमना और धमा चौकड़ी मचाना। वेद भाई हम सब में बड़े थे और मैं सबसे छोटी। हमारा एक प्रिय खेल था प्रातः और सायंकाल के आकाश को देखना। उदय और अस्त होते सूर्य के रंगीन प्रकाश बादलों के टुकड़ों से आकाश सज उठता था। तब हम सब उसमें से सुंदर लगने वाले हिस्से की ओर इशारा करते और चिल्लाते, वह आसमान मेरा है। क्या मजाल कि कोई दूसरे के हिस्से का आसमान ले ले। अगर मेरे आसमान को कोई अपना आसमान कह देता तो मैं ऐसे गला फाड़ कर रोती चिल्लाती मानो मेरा कीमती खजाना किसी ने छीन लिया हो। तब वेद भाई साहब कहते, यह छोटी है, उसका आसमान मत लो। सब पीछे हट जाते और मुझे लगता मेरा छीना हुआ धन मुझे वापस मिल गया। समय बीतने के साथ जीवन बदला, साथी बदले, खेल बदले, शौक बदले, पर आसमान के प्रति मेरा आकर्षण, लगाव और क्रमशः प्रेम में बदल गया। पिताजी ने जब नया घर बनवाया तो मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बनवाया। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें से मुझे आकाश दिखाई देता रहता और कमरे से बाहर खुली छत थी। संध्या समय खुली छत पर बैठकर आकाश को एकटक देखना मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग हो गया। विवाह योग्य उम्र होने पर पिताजी ने मेरा विवाह तय किया। सब विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे और मेरे भाई बहन मुझे चिढ़ाने लगे। अब तो दीदी के कमरे में मैं रहूंगी और दीदी का आसमान भी मेरा हो जाएगा। छोटी कमला ने कहा। हाँ हाँ, भैया बोला, दीदी आसमान को साथ थोड़े ही ले जाएगी। मैं रुआसी हो उठी तो माँ मेरा बचाव करने आई। अरे क्यों तंग करते हो बेचारी को, 2-4 दिनों की तो मेहमान है। शादी से एक दिन पहले जब सब नीचे दालान में नाच गा रहे थे, मैं छत पर बैठकर आकाश को ताक रही थी, मानो उसे आंखों में भर लेना चाहती थी। विवाह हुआ, विदाई हुई और अपनों से बिछुड़ने का दुख और नए जीवन की उमंग और खुशियों से भरे मिश्रित भावों के साथ मैं ससुराल पहुंची। अम्मा जी ने आरती उतार कर स्वागत किया और एक बड़े से कमरे में हमें बिठाया। कुछ कुल परंपराओं के बाद मुंह दिखाई की रस्म के साथ सबसे परिचय हुआ। आशीर्वाद, शगुन के रुपए और उपहार ग्रहण करते करते बहुत समय बीत गया। सब संपन्न होने पर अम्मा जी ने कहा, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। देर तक एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में बैठे बैठे मैं थक गई थी। सहर्ष उठ खड़ी हुई। कई दालान कमरे थे, बड़े बड़े खुले खुले, हर जगह मेहमानों की भीड़ थी। अस्त व्यस्त पड़ा सामान था, पर घर का खुलापन मन को अभिभूत कर गया। अंत में अम्मा जी मुझे घर के पिछले हिस्से में ले गई।
और बहू यह रहा तुम्हारा आंगन। खुला आंगन, एक कोने में बड़ा सा नीम का पेड़, एक और तुलसी चौरा और ऊपर विस्तृत आसमान। विभोर हो उठा मेरा मन, मानो कोई बिछुड़ा हुआ अपना प्रियजन मिल गया हो। नीम की झूमती शाखाएं मानो बाहें फैलाए मेरा ही स्वागत कर रही थी। फिर अम्मा जी मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ दीवार पर बाबूजी का चित्र टंगा था, जिस पर ताज़ा फूलों का हार चढ़ा था। उनको प्रणाम कर मुझे मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया। धीरे धीरे मेहमान विदा होने लगे और शादी की धूमधाम समाप्त हो गई। जीवन सामान्य गति से चलने लगा। मैंने आंगन के किनारे किनारे फूलों के कुछ पौधे लगा दिए, एक और कुछ मौसमी सब्जियां लगा ली। आंगन ने एक छोटी सी वाटिका का रूप ले लिया। आंगन में फलती फूलती वाटिका की तरह ही मेरी गृहस्थी की वाटिका भी फलने फूलने लगी। मैं पहले बहू थी, फिर माँ बनी। 2 बेटियों और एक बेटे की किलकारियों से मेरे जीवन की बगिया चहक उठी। माँ के बाद सास, फिर नानी और फिर दादी बनी। इसी बीच एक एक करके अम्मा जी और मेरे पति के चित्र भी बाबूजी के चित्र के साथ दीवार पर टंग गए। बेटियां अपने अपने घर में प्रसन्न और संतुष्ट थी। किरण के रूप में मैंने एक आदर्श बहू पाई थी और बेटा सूरज तो मेरे जीवन में प्रेम और खुशियों की उष्मा और उजाला लेकर आया था। पोते पोती गौरव गरिमा ने परिवार को पूर्णता दी थी। सूरज ऊंचे सरकारी पद पर था, दिल्ली में पोस्टिंग थी, इसलिए मोदी नगर आना जाना लगा रहता। किरण जब भी आती घर की जरूरी चीज़ों के ढेर लगा देती। उसकी पैनी नज़र से घर का कोई कोना न छूटता और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती चुपचाप लाकर रख देती। कई बार उसने मुझे अपने साथ चल कर रहने को कहा, पर अपने घर आंगन, बागीचे और खुले आसमान को छोड़ महानगर की भीड़ भाड़ में जाने को मैं अपने को कभी तैयार नहीं कर पाई। पर एक बार तो गौरव और गरिमा अड़ गए। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो सब आए और हट कर मुझे साथ ले गए। महानगर में प्रवेश करते ही वहाँ की प्रदूषित हवा, भीड़ और शोर से मन घबरा उठा। सूरज का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था, न तो जमीन नजर आती थी न आसमान। किरण ने बड़े शौक और रुचि से संवारा सजाया हुआ था। जब मैं अपने लिए तैयार किए गए कमरे में पहुंची तो सारी व्यवस्था देखकर मन खिल उठा। फर्श पर हरे रंग का कालीन था, जिसमें बीच बीच में रंग बिरंगे फूल थे, मानो हरी घास में फूल खिले हों। दीवारों पर प्राकृतिक दृश्यों वाले चित्र फ्रेम में जड़े टंगे थे। 3-4 गमलों में कुछ पौधे भी थे और एक कोने में पूजा की व्यवस्था थी। एक छोटी सी तिपाई पर पानी की सुराही रखी थी। कुछ भी तो नहीं छूटा था। किरण के लिए मेरे मन से प्रशंसा और आशीर्वाद अनायास ही निकल पड़े। सब कमरों में एयर कंडीशनर लगे थे, अतः बाहर की गर्मी का जरा भी असर अंदर न था। सब प्रकार की सुख सुविधा, बच्चों के प्यार और किरण की सेवा और सुप्रबंध में दिन आराम से बीतने लगा। पर शीघ्र ही मैं उस बनावटी ठंडक में घुटन महसूस करने लगी। कभी ताज़ा हवा के झोंके के लिए और आकाश की एक झलक पाने के लिए पर्दा हटाकर खिड़की खोल ली तो वाहनों का शोर, लोगों की आवाज़ें चील कौओं की तरह मेरे कमरे में घुसकर मेरी शांति को नोचने लगते। घबराकर मैं खिड़की बंद कर लेती। थोड़े दिनों में मन अपने घर जाने को व्याकुल हो उठा। जब बच्चों से बात की तो वे उदास हो गए, पर मेरी मन स्थिति को देखकर मान गए और मैं वापस आ गई। जब सूरज की बदली कलकत्ते हो गई तो मेरा अकेले रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ से जल्दी जल्दी मोदी नगर आना बड़ा कठिन था। सूरज किरण ने कहा कि कलकत्ते जाकर घर आदि की व्यवस्था करने के बाद मुझे भी बुला लेंगे। मैंने सुना था कि कलकत्ते में दिल्ली से भी अधिक भीड़ भाड़ है। मन ही मन घबराती थी कि
कैसे रह पाऊंगी। किरण बार बार लिखती, माँ हम सही घर की तलाश कर रहे हैं, जैसे ही घर मिल जाएगा आपको ले आएंगे। देर के लिए खेद प्रकट करती रहती। फिर एक दिन पत्र आया कि मकान मिल गया है, सब ठीक ठाक कर आपको ले आएंगे। और एक दिन गौरव नौकर के साथ आ पहुंचा। दोनों ने मिलकर सब सामान ठीक किया। पड़ोस की शांति को घर की चाबी देते हुए मैंने कहा कि बीच बीच में घर खोल कर महरी से साफ करवा देना, मेरी बगिया की भी देखभाल करना। जब मैं वापस आऊं तो सब ठीक ठाक मिलना चाहिए। गौरव मुस्कुरा रहा था और मेरे मन में एक क्षीण आशा थी कि दिल्ली की ही तरह वहाँ भी मेरा मन नहीं लगेगा और मैं लौट ही आऊंगी। मोदी नगर से दिल्ली का यात्रा टैक्सी से की और वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। रेल की यात्रा इतनी आरामदेह, सुविधापूर्ण और सुखद भी हो सकती है, मुझे मालूम न था। स्टेशन पर किरण और गरिमा आई थी। पुस्तकों और चित्रों में देखे हावड़ा पुल पर से जाते हुए मन में विचित्र सा आनंद हो रहा था। सड़क पर रेल जैसी पटरी पर दौड़ती ट्रामों को देख आश्चर्य हुआ, पर बसों, टैक्सियों, कारों और लोगों की भीड़ देखकर कुछ घबराहट भी हुई। कभी चौड़ी सड़कों पर और कभी भीड़ भरे बाजारों और ऊंची ऊंची इमारतों के मध्य कुछ कम चौड़ी सड़कों पर कार दौड़ती रही। किरण और बच्चे रास्ते में मुझे कुछ कुछ दिखाते और बताते जाते थे, पर मेरी कल्पना में दिल्ली जैसा ही कमरा घूम रहा था, बंद बंद सा, जहां सब सुखों के बावजूद मेरा दम घुटता था। आखिरकार कार एक 2 मंजिले भव्य मकान के बाहर रुकी। मैंने कार से निकलकर ऊपर की ओर देखा तो किरण ने बताया, माँ हम नीचे रहते हैं, ऊपर कोई और है। उसने गौरव से कहा, माँ जी का सामान पीछे वाले कमरे में रखवा दो। सामान के नाम पर एक बक्सा और एक सूटकेस था। गौरव और राजू लेकर चल पड़े। मकान पुराना लेकिन बड़ा था। एक चौड़ा बरामदा पार कर हम बड़े से ड्राइंग रूम में गए। किरण ने थोड़े समय में ही घर बड़ा अच्छा सजा लिया था। माँ जी आइए, आपका कमरा दिखा दूं, किरण ने कहा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके स्नान आदि की व्यवस्था कर दूं। फिर आराम से बाकी घर भी देखिएगा और आराम से बातें भी करेंगे। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे मेरे कमरे की ओर ले चली। कुछ अंधेरे एक गलियारे से होकर चली, जहां दिन में भी बिजली जल रही थी। पर जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो एक सुखद आश्चर्य से मेरी आंखें खुली रह गई। एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें सामने दीवार में बड़ी सी खिड़की थी, जो बाहर एक बागीचे में खुलती थी, जिसमें रंग बिरंगे अनेकों फूल खिले थे और मखमली घास पर 2-3 बच्चे खेल रहे थे। किरण ने स्पष्ट किया, माँ जी यह बगीचा इस घर का है, जो हमारा और ऊपर वालों के साथ साझा है। मेरा पलंग खिड़की के पास ऐसे रखा गया था कि मैं उठते बैठते बागीचे को देख सकती थी। मन प्रफुल्लित हो उठा। कमरा सुरुचिपूर्वक सजा था। एक और दीवार पर मेरे बाल गोपाल का बड़ा सा चित्र और उसके नीचे मेरा पूजा स्थान। कमरे में हर प्रकार की सुविधा सामग्री थी। एक और टीवी देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। बेटा मेरे लिए टीवी, मुझे तो आदत नहीं। वहाँ तो मेरे पास टीवी था ही नहीं। अब हम सब जो बैठकर साथ देखा करेंगे। आप थोड़ा आराम कर ले माँ। मैं पलंग पर लेट गई और खिड़की से मुझे खुला आकाश नजर आया, दूर दूर तक फैला हुआ। किरण के प्रति मैं कृतज्ञ हो उठी और संतोष की एक गहरी सांस मेरे अंतर से निकली और मेरे मुंह से निकला, आहा यह सारा आकाश मेरा है। तभी 2 पक्षी कहीं से उड़ते हुए आए, मानो भगवान ने भी अपने हाथ हिलाकर मेरा समर्थन किया। हाँ, यह आकाश तुम्हारा ही है, तुम्हारा आकाश। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।